नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कक्षा 10 के गणित के 2024 में जो पेपर हुए थे, जिसका पेपर कोड था 822 IB, इसके क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हम लोग जो है पार्ट ए हल कर रहे थे। पार्ट ए में हमने अब तक जो है जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें टोटल हमने 10 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 के बाद हम शुरू करेंगे। तो सभी साथियों जो है एकदम तैयार हो जाइए और कमेंट कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सके। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है पहले इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता क्या है। आइए पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है क्या कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है। AD लंब BC मतलब ये जो उल्टा T बना हुआ है, उल्टा T का मतलब ये होता है कि AD BC पर लंब है आपका, इसका मतलब ये होता है। तो AD स्क्वायर बराबर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा है कि 1/2 CD का स्क्वायर, दूसरा दिया है 4 CD का स्क्वायर, तीसरा दिया है 2 CD का स्क्वायर और चौथा दिया है 3 CD का स्क्वायर दे रखा है। तो पहले बता दूं मैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आएगा 3 CD का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। जैसे मैं बनाऊं एक डायग्राम, तो ये मान लिया जाए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है या ABC, मैंने त्रिभुज नाम दिया ABC हो गया। अब ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। जब तीनों भुजा बराबर होती है तो ये हो गया ये और ये तीनों आपस में बराबर जाएगा। मैं अगर किसी को मानता हूं ए, मान लिया जाए इसकी लंबाई हमारे पास x है, ऐसे कर लिया जाए कि इसकी लंबाई x है तो ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक ना, ये कहना चाहता है प्रॉपर। उसके बाद कह रहा है कि इसमें AD BC पर लंब है, मतलब ये जो BC आपका दिख रहा है, इस BC पर AD से हम लंब खींचेंगे, A से लंब खींचेंगे। जब A से लंब खींचेंगे तो इसका मैंने नाम देंगे हम लोग यहाँ पर D, ये आपका D हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जब अगर आपके पास कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी सिर से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, जो लंब होता है सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये कहने मतलब ये कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब बाकी दो सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भुजा आपकी x थी वो बन जाएगी आपके पास x/2 और ये बन जाएगा आपके पास x/2, है ना, ये प्रॉपर मिलेगा आपको। अब देखिएगा ध्यान से, हमें AD स्क्वायर का मान निकालना है, इस AD का मान निकालना है। तो लंब है तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है ACD और ये AD स्क्वायर का मान सब में CD आना चाहिए। तो CD का मान दिख रहे हैं क्या, CD का मान x/2 है। तो पहले हम लोग यहां पर लिख लें कि CD जो दिया है आपके पास उसका मान x/2 दे रखा है, x/2 ये हो जाएगा x/2, ये CD का मान है। अब यहां पे देख रहे हैं कि त्रिभुज ACD में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सिंपल बात एकदम है, लगाते हैं यहां पर, है लिखेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास कितना, देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। ये कहता है कण का स्क्वायर, कण आपके पास दिया AC और AC का स्क्वायर जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर और ये आधार दिया है CD का स्क्वायर बनेगा आपका, ये मिल सकता है। उसके बाद इस AC दिया है AC, इस AC का मान हमारे पास है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में आएगा AD का स्क्वायर प्लस CD दिया है, CD की लंबाई x/2 तो आएगा x/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसी को, तो आएगा x का स्क्वायर बराबर में आएगा AD का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बाई 4, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो आएगा इट इंप्लाइज दैट AD का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस जाएगा x का स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा AD का स्क्वायर बराबर में आएगा 3x का स्क्वायर बाई 4 बचेगा।
इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान जरा, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर में आएगा 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई 4 लिखा है, इसको लिखेंगे x बाई 2 का होल स्क्वायर, और जहां पर x बाई 2 है वहां पर हम लिख देंगे CD। तो आएगा AD का स्क्वायर बराबर जाएगा 3CD का स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। मतलब जो AD का स्क्वायर है वो 3CD, AD का स्क्वायर 3CD बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में करेक्ट है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11वें का डी वाला करेक्ट कर लिया। अब इसी के साथ मैं इसको थोड़ा मिटा करके 12 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखते क्या है, ठीक है मेरे भाई, मिटाता हूं इसको। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया, जिसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट था। अब हम लोग चलते हैं 12 की ओर। 12 देखते हैं, बड़े आराम के साथ इसको पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, पहले ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। हमें इस AD की माप याद करनी है, AD। तो जाहिर सी बात है AD की माप कैसे निकालेंगे, ये एक बिंदु है, D भी एक बिंदु है, दो बिंदु के बीच दूरी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि समझ में पूरी बात आए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। लेते हैं यहां पर त्रिभुज बनाते हैं। यहां पर ये त्रिभुज आपका बनेगा A, इसका नाम हो गया B, और यहां पर मैंने दिया C। A का निर्देशांक हो जाएगा 7,5 और B का हो जाएगा 5,7, C का हो जाएगा -3,3, ये मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है क्या कि यदि BC, जो आपका ये BC दे रखा है, इसकी हमें बात करनी है। इस BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु D है, अर्थात ये मध्य बिंदु D है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि AD की माप होगी इस AD की, तो हम क्या करेंगे, A को D से मिलाएंगे भाई। AD की माप होगी, A को D से मिला दिया। चलिए, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी, AD की लंबाई कितनी होगी। फिलहाल तो एक बात ये कि हमें अगर कहीं से D का निर्देशांक पता चल जाए, D का निर्देशांक, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। और दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला होता है कड़ी में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, होता है। तो कैसे D का मान निकलेगा, D का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। D BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, अर्थात 5 और -3 को जोड़ेंगे तो -3 घटेगा, इसमें से बचेगा तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। पहला तो आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 7, 3 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5। चलिए 5 मध्य बिंदु मिल गया। अब इनके बीच में निकालते हैं, तो एक में से साथ लगाएंगे, क्योंकि ये x1 x2, ये y1 y2, तो आएगा आपके पास AD बराबर कड़ी में x2 का मान हो जाएगा 1, x1 का मान आएगा 7, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 5, y1 का मान भी दिया है 5, इसका आएगा होल स्क्वायर। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आएगा आपके पास AD बराबर कड़ी में -6 का होल स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो आएगा AD बराबर कड़ी हो जाएगा 36, इसलिए AD का जो मान आएगा 36 का वर्गमूल मिलेगा 6 मात्रक, ये हमको मिलेगा AD का मान। तो AD का मान हमारे पास 6 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर C वाले में करेक्ट है ना। बहुत सिंपल ये चीज है, थोड़ा सा जिन बच्चों का बेसिक बहुत स्ट्रांग रहेगा, अच्छे से पकड़ पा रहे चीजों को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा उनको और लगा लेंगे चीजों को, ठीक है भाई। तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फिलहाल इस चीज को मैं मिटाता हूं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी रहती है, इसी बात का खेद रहता है मुझे। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे जो है डे बाय डे हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी और चीजों में भी इंक्रीमेंट हो, प्रयास जारी रहेगा। इसलिए अब इसको मिटा करके हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है भाई। देखिए, तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11 12 कवर कर लिया। 11 का डी वाला और 12 का सी वाला करेक्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 बहुत आसान है, हम इसको ऐसे ही देखकर आंसर बता देंगे। ये कह रहा है सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो थीटा का मान होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सेक थीटा बराबर में 2 दिया है ना, ये सेक 60 अंश का मान होता है,
है ना। तो सेक 60 अंश का मान होता है, वे थीटा का मान आपके पास 60 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में करेक्ट हो जाएगा हमारा। एकदम सिंपल ये चीज है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं, इसको हल करने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद है तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसको आंसर लगा सकते हैं, बी में सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 14 की ओर। 14 हमारा देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा इन चारों में से कौन सा। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, और उम्मीद होगी कि आप सभी लोग इसमें त्रिकोणमिति में फार्मूले को जानते होंगे। हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। देखिए आपके पास ये लिखा है, मैं इसको लिखता हूं यहां पर, क्या दिया हमारे पास है, ये दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ये पहले ब्रैकेट में दिया है। दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया दूसरे ब्रैकेट में। अब ये कोसेक जो थीटा दे दिया है, ये साइन का उल्टा होता है, तो आएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अब 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का बराबर है, तो ऊपर चीज जुड़ जाएगी, मतलब ये आपका घटेगा। ऊपर आएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और गुणे में आपके पास था पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो ये कट जाएगा, आपके पास बचा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो जानते भी हैं क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट दिख रहा है हमको, डी वाला ये वाला करेक्ट है। बहुत सिंपल था ये भी। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 के बाद जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या है, ठीक ना, इसको मिटाता हूं मैं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए थे, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करने वाले हैं। तो 15 देखिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, बहुत बढ़िया सवाल ये दिया है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके पास आधार का क्षेत्रफल दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार का आपका बेलन है, इस बेलन के आधार, चाहे इसकी बात कर रहा है चाहे इसकी बात कर रहा है, और ये दोनों के दोनों जो आधार होते हैं ये वृत्त के जैसे होते हैं। तो वृत्त का जो ये दिया है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना हमारे पास, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या r का मान निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है, अर्थात जो ये दिया है ना आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। लिखते हैं यहां पर क्या कि जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल का मान दिया हमारे पास कितना है, 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि आधार की त्रिज्या निकालिए। तो भैया क्षेत्रफल जब दिया है ये वृत्त का है, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर का स्क्वायर। लेते हैं यहां पर है, आएगा पाई आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान तो आपके पास 3 ही मिलेगा, क्योंकि इसको भेजेंगे जाएगा कड़ी में, कड़ी का 9 का वर्गमूल 3 आता है, तो r का मान आएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल, बढ़िया सवाल था एकदम, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 16 की ओर। 16 देखते हैं कहता क्या है कि ये हमसे कह रहा है क्या कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो अब एक आपके पास वृत्त है, उस वृत्त के अंतर्गत जो हमें एक वर्ग खींचना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें पता करना है। बहुत सिंपल, ये भी मेरे ख्याल से इससे आसान कोई सवाल मिलेगा नहीं। इसका डायग्राम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, मैंने इसे बना दिया वृत्त आपका, और ये वृत्त का केंद्र है, ये बना लिया मैंने, सिंपल चीज है ये आपका। उसके बाद कह रहा है क्या कि इसमें एक वर्ग खींचना है। मैंने ये वर्ग खींच लिया, ऐसे एक वर्ग खींच लिया। वर्ग में हम जानते क्या है कि जो चारों भुजा होती है, ये चारों भुजा का मान बराबर होता है। इसका भी नाम दें यहां पर a,
बी, सी और डी नाम देते हैं। उसके बाद जब हम इस ए को सी से मिलाएंगे तो ये जो आपका बनेगा ये वृत्त का व्यास होगा। एक्चुअली में देखिए मैं इसको सही से बना रहा हूं थोड़ा सा, ये आपका मिलाएंगे तो वृत्त का व्यास बनेगा और केंद्र आपका यहीं पर है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो आपका बनना है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या है कि ये कर्व हो जाएगा, ये आधार लंब हो सकते हैं। अगर इसकी लंबाई x लेते हैं तो इसकी लंबाई x हो जाएगी, सिंपल चीज है। चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों चीजें सेम है, दोनों समकोण त्रिभुज है आपका। अब कह रहा है देखो बड़ा ध्यान से कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब जो आपकी त्रिज्या ये दूरी ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये एकदम सिंपल चीज है। तो हमें इसी x का मतलब इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की लंबाई हमको चाहिए भाई। भुजा की लंबाई क्या होती है और वर्ग कैसे होता है, 4 गुणे होता है कितना 2 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ग कैसे होता है भुजा का स्क्वायर, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से, तो कैसे यूज करते हैं भाई, देखिए ध्यान से। हम लोग पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए इसमें a b c में पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ये कहता क्या है भाई कि इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहां पर मिटा देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं फिलहाल, इसको मिटा ही लेते हैं। मिटाने के बाद आते हैं इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका दिया AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब और आधार होता है, तो बराबर में आएगा AD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा DC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का लंबाई हमें मिलेगी 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर इसकी लंबाई x है, ये भी लंबाई x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना 2x का स्क्वायर। ये सीधे सीधे मेरे पास बनेगा, इतना क्लियर कर ले जाए तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, बराबर में आपके पास आएगा कितना 2x का स्क्वायर, फिर आएगा x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना हमारे पास कितना बचेगा, देखिए ध्यान से, ये आएगा 64/2 बराबर भाग करेंगे तो आएगा x स्क्वायर और में 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जो ये देख रहे हैं ना ये आपके वर्ग की भुजा है, और वर्ग की जो भुजा हमको मिल जाती है x स्क्वायर का मान मिला है, तो हम ये निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा इसकी मैंने मानी है x, तो ये आएगा x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान तो मैंने निकाल लिया कितना आया 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सीधे सीधे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल ये भी है, थोड़ा लॉजिक्स वाला सवाल है लेकिन बहुत आसान ये है, ठीक ना। तो अब मैं इसको पूरा मिटा कर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 17 हमारा कहता क्या है। प्यारे भाइयों 15 और 16 हो गया, 15 का ऑप्शन नंबर ए और 16 का ऑप्शन नंबर बी सही था। इसका मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं 17 वाले का, क्योंकि 17 वाले में लगाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कितना आंसर हमारा आ रहा है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, हमें माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला होता है, माध्य को दर्शाते हैं x बार से, और ये कहता है समेशन fi xi बटे में समेशन fi, ये बोलता है। तो कैसे कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। आपके सवाल में केवल वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी थी, बारंबारता को हम लोग fi भी कहते हैं, और इनको जोड़ेंगे तो हमें समेशन fi मिल जाएगा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए 4 2 हो जाएगा 6, 6 7 7 3 10, मतलब हमको जो मिलेगा समेशन fi, इसका मान आ जाएगा 10। मैंने निकाल लिया, बड़ा सिंपल था ये। उसके बाद xi निकालना है, तो xi निकालने का मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, जब जिसमें 2023 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। xi निकालने का तरीका ये होता है कि वर्ग अंतराल के दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देना। अब ये 3 और 5 8 होगा, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना 4। अब कितने के 3 अंतर है 2 2 का, तो 2 2 बढ़ाते चलेंगे, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 8, 8 का हो जाएगा 10, सिंपल ये है। उसके बाद fi इंटू xi है, तो इसका गुणा करना है, आएगा 4 गुणा 4 में 4 चौक हो जाएगा 16, फिर 6 दुना के 12, 8 ही कम हो जाएगा 8, और उसके बाद 10 तिहाई 30, ये मिल जाएगा हमको। अब इनको भी जोड़ेंगे क्योंकि fi xi का समेशन यहाँ पर है, तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा कितना 6 2 8, 8 गुना के 16, 16 के 6 लिखेंगे यहाँ पर, 6 आ गया हमारे पास, हासिल आया अभी 1 है। उसके बाद भाई आपके पास आएगा 1 1 2 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 1 हासिल हो जाएंगे 6, तो ये भी आएगा हमारे पास 6।
ये मिलेगा हमको समेशन एफ आई और एक्स आई बराबर में ये मिलेगा। इसी मान को इस फॉर्मूले में रखना केवल है और कुछ नहीं करना है। रखते हैं भाई, ये आएगा x बार का मतलब हो गया माध्य, और माध्य बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई। इसका मान में निकाला तो आया 66 बटे में इसका मान हो गया 10, भाग करेंगे तो x बार का मान आएगा 6 ये आएगा 6.6, ये हमें मिलेगा आंसर। बहुत सिंपल ये चीज है आपका। तो मेरे भाइयों हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कवर कर लिया। अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको भी हम लोग कवर ही कर लेते हैं, देखते क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक ना। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो प्यारे भाइयों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या हमारा, ये कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है। ठीक भाई, एक पासे फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या, पहले तो मैं इसको घेर देता हूं थोड़ा सा क्योंकि अच्छी चीज बोल रहा है। ये अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या हमें आने की प्रायिकता निकालनी है। तो एक बात बताइए जरा कि अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो पासे पे संख्या 6 होती है। उन 6 संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मैं यहां फेंकता हूं, ये पासे पर संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6। इन 6 में से कोई भी संख्या हमारे पास आ सकती है। इसको हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस प्रदर्श समष्टि बोलते हैं। अर्थात कुल जो परिणाम हमको मिलेगा, कुल परिणाम ये हमको मिलेगा नंबर ऑफ एस। ये टोटल मिलेगा हमको 6, क्योंकि 6 में से कोई भी आ सकता है हमारे पास। ये कुल परिणाम हो गया। लेकिन किस बात की प्रायिकता निकालनी है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। ये ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो इसको मैं घटना ई कह दूं, यहां पर ई, जैसे मैं नाम दूं यहां पर कि अभाज्य संख्या लिखेंगे यहां पर क्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अभाज्य संख्या प्राप्त होती भाई, तो अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। कौन कौन, जरा देखिए जैसे ये आपके पास आएगा ई बराबर, ई आपका बेसिकली कोई घटना है, इवेंट है। ई बराबर में आएगा हमारे पास क्या, 2, 3 और 5। ये हमको मिल सकता है। इसको मैं कह दूंगा नंबर ऑफ ई बराबर हो गया 3 हमको मिल गया। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या, प्रायिकता लिख लेंगे यहां पर क्या कि प्रायिकता, और प्रायिकता का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई, मतलब घटना घटित होने की कुल संख्या बटे में कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस होता है ये फार्मूला। इसका यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 6, भाग करेंगे तो आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ये सिंपल तरीका है आपका, ठीक है ना। उसके बाद मैं जस्ट अभी मेरे भाई इसको मिटा करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल अच्छी चीज है ये। इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा फटाक दे। तो प्यारे भाइयों हमने क्वेश्चन नंबर 18 कवर कर लिया जिसका ब्यौरा सही था। अब हम लोग 19 पे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यदि किसी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बारंबारता है, बारंबारता वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। आपके पास एक माध्य दिया है, माध्य का मान दिया है 20.5 और माध्यिका दे रखी है 21.5। पूछ रहा है आपसे बहुलक की, बहुलक कितना होगा। बहुलक का फार्मूला मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को। बहुलक का फार्मूला मेरे भाई ये होता है क्या, बहुलक बराबर क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से। बहुलक बराबर में होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस में होता है 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब इसी का यूज करेंगे तो आएगा आपके पास 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान हो जाएगा आपके पास 21 माइनस हो जाएगा 2 गुणे माध्य, माध्य का मान हो जाएगा 20.5, ये मिलेगा। अब चूंकि क्या है, गुणा ही करना है हमको, है गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए जरा। ये आएगा 3 एकम में 3, 2 3 6 63, गुणा करेंगे तो आएगा 5 के 10 हासिल 1, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 2 के 4, ये आपका आएगा टोटल 41, समझ लीजिए।
अब 63 में से घटाना 41 से 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, आएगा 22, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा सिंपल ही था। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इन चारों में से कौन नहीं है भाई। तो देख बात ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी घटना मान ली जाए हमारे पास ई है, ये कोई घटना ई है, इस घटना की प्रायिकता, ये चीज ध्यान रखिएगा, किस घटना ई की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, परंतु 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और ना ही माइनस में जा सकती है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा मान इनमें से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब देख रहे हैं एक है, हाँ भाई हो सकता है, ठीक एकदम बात सही है। 3/5 ये आपका 1 से छोटा भी हो सकता है, ये भी ठीक है। 2/3 ये भी ठीक है, लेकिन 4/3 इसका मतलब ये भाग करेंगे 3 से 4 में तो एक बार जाएगी, भाग दशमलव में आएगा, मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा, जो इस बात को संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो 20वें का ए वाला करेक्ट होगा। ये बड़ा सिंपल है, लॉजिक जितना मेरे दिमाग में बैठा रहेगा मेरे भाई, उतना ही चीजों को आप सरलता से लगा सकते हैं, अन्यथा वो आसानी चीजें आपको कठिन नजर आएगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करना है ताकि केवल यहीं पे नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फाइट कर सके। ठीक है ना, तो इसी के साथ मैं डिप्टी सर आप सभी से लगना चाहूंगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में, अगले नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मजबूत तरीके से करिए, और अगर आज की इस वीडियो में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, दुविधा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।